अध्याय 191 ली परिवार के लिए संकट भाग 2। ऐसा लगता है कि वे लोग घाटी शहर में हलचल मचाने के बाद चले गए हैं, लैनी ने सोचा। उसने अपने आदमियों को घाटी शहर के आसपास के इलाकों में अपनी खोज का दायरा बढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन शहर अपने नाम के अनुरूप ही था। दूसरे शब्दों में, ये वास्तव में एक घाटी थी और इसके चारों ओर घने जंगलों से घिरे निरंतर ऊंचे पहाड़ ही थे। वहां एक दर्जन लोगों को ढूंढना आसान नहीं था। दूसरे दिन खबर आई कि जिन लोगों को बाहर भेजा गया था वे मर चुके थे। हर मृत व्यक्ति के शरीर में एक बांस की पट्टी फंसी हुई थी। उन सभी पर्चियों पर एक नंबर लिखा हुआ था। बांस की पट्टियों पर सबसे बड़ी संख्या 95 थी। जाहिर है, एक बांस की पट्टी का मतलब था कि एक व्यक्ति मारा गया। इस प्रकार 2 दिनों के भीतर परिवार के 95 सदस्य मारे गए थे। बेंसन को गिने तो 96। ली परिवार के पुश्तैनी हॉल में इतनी सारी लाशें पड़ी देखकर सदस्य बेहद घबरा गए। ऐसा लग रहा था कि इन दिनों उनके परिवार पर मौत का साया मंडरा रहा है। उस दिन के बाद से परिवार का कोई भी सदस्य अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ पीले पेट वाले लोग तो अपने घरों से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करते थे। देव, मिंडी और बाकी लोग एक उपवन की खुली जगह में लेटे और आराम कर रहे थे। उपवन वैली टाउन से 10 मील दूर था और इसलिए सुरक्षित था। मिंडी और देव के साथ वहां झांग परिवार के करीब 1 दर्जन लोग भी थे। वे सभी काफी उत्साहित दिख रहे थे। पिछले कई दिनों से उनमें से हर एक ने ली परिवार के कई सदस्यों को मार डाला था, जबकि पिछले 7 सालों से वे अपनी नफरत को दबाने के लिए मजबूर थे। पर अब उन्हें आखिरकार बदला लेने का मौका मिल गया था, अपनी सारी दबी हुई नफरत को बाहर निकालकर। मिंडी और देव के इर्द गिर्द अधेड़ उम्र के 9 आदमी थे। पिछले कुछ दिनों में ली परिवार के सदस्य, जिनकी प्राण ऊर्जा की साधना का आधार काफी शक्तिशाली और उच्च बताया जाता था, वह कितना शक्तिशाली था ये देखकर झांग परिवार के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। इसके अलावा उनकी नज़र में इसमें कोई संदेह नहीं था कि देव मिंडी से शादी करने जा रहा था, यानी वह एक दिन झांग परिवार का सदस्य भी बनने वाला था। देव के शामिल होने से झांग परिवार की समृद्धि बस कोने में ही नजर आने लगी। मिंडी, हमने पिछले कुछ दिनों में झांग परिवार के 95 लोगों को मार डाला है। हम दिन के उजाले में ली परिवार के साथ कब आमने सामने की लड़ाई करेंगे? उनमें से एक आदमी ने पूछा। कोई जल्दी नहीं है, परिवार में अभी भी सैकड़ों सदस्य हैं। हमें पहले उन्हें कम करना चाहिए और उनकी लड़ने की इच्छा को कमज़ोर करना चाहिए। इस तरह जब हम अंततः हमला करेंगे तो हम एक प्रमुख स्थिति में होंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि पूरा ली परिवार अब घबरा रहा है। मैं चाहूँगा कि वे थोड़े और समय तक पीड़ित रहें। मिंडी ने शांति से उत्तर दिया। तीसरे दिन ली परिवार के 40 से अधिक लोगों की एक और फसल मर गई, जिसमें लैनी का दूसरा बेटा लोगन भी शामिल था। उनके प्रत्येक शरीर में एक नंबर वाली बांस की पर्ची फंसी हुई थी। अगले 10 दिनों तक परिवार के कई सदस्यों को एक एक करके मार दिया गया, कम से कम हर दिन लगभग 5 से 10। वैली टाउन में ताबूत की दुकानों को मृतकों के लिए कुछ ताबूत बनाने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला, इसलिए परिवार को पास के शहरों में जाकर और ताबूत खरीदने पड़े। जब लोग उनसे पूछते थे कि परिवार में इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं, तो वे हमेशा ये बहाना बनाकर जवाब देते थे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्लेग के देवता को नाराज किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके घर पर महामारी फैल गई। हालांकि बुरी खबरें पंखों पर उड़ती हुई आईं और सच्चाई को छिपाना मुश्किल था। जल्द ही वैली टाउन के लगभग सभी लोगों को पता चल गया कि यह झांग परिवार बदला लेने के लिए आ रहा है। ली परिवार में हर कोई अब घबरा गया था। परिवार के घर में दिन रात पहरेदार तैनात थे। परिवार के सभी योद्धा इस कार्य में भाग लेते थे। महिलाएं और बच्चे हवेली के केंद्रीय कमरे में इकट्ठे हुए थे। मौत के डर से कोई भी अपनी पत्नी या बच्चों को बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो कोई भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत करता था, जब लोग उसे अगली बार देखते तो वह निश्चित रूप से मर चुका होता था। 7वें दिन लैनी के आखिरी जीवित बेटे, उनके पहले बेटे एलिसन को टुकड़ों में काट दिया गया। उसके शरीर का आधा से भी कम हिस्सा मिला। सभी को आश्चर्य हुआ कि उसे ठीक कोने में मार दिया गया, ली परिवार के घर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर। कुछ गवाहों के अनुसार एलिसन अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ उस कोने के आसपास घूम रहा था, जब अचानक 2 आकृतियां छाया से उभरीं। उनकी पीठ को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे एक युवक और युवती की जोड़ी थे। कुछ ही देर में एलिसन के साथ आए 4 लोग मारे गए और फिर एलिसन को भूसे से मार दिया गया। उसके शरीर का आधा से ज्यादा हिस्सा इतना कुचल गया कि उसे बरामद नहीं किया जा सका। 8वें दिन लैनी के अध्ययन कक्ष के अंदर 2 आदमी गुप्त रूप से कुछ चर्चा करते हुए देखे गए। एक लैनी था और दूसरा काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था। अंकल वांग, ऐसा लगता है कि हमारा ली परिवार एक गहरे संकट का सामना कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप ब्लैक माउंटेन जाएं, किले में जाकर मेरे भाई को ढूंढो। तुम्हें उससे मदद मांगनी होगी। उसकी मदद से ही हम इस आपदा से निपट सकते हैं। अंकल वांग, तुम ही वह व्यक्ति हो जिस पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है।
और मुझे विश्वास है कि केवल तुम ही इस कार्य को पूरा कर सकते हो। मेरे स्वामी, बहुत अधिक चिंता मत करो। ब्लैक माउंटेन किले का मुखिया हम में से एक है। अब जब हमारा अपना परिवार संकट में है तो वह निश्चित रूप से हमारी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये सब ठीक है, लेकिन चाचा, सावधान रहना और अपने आप को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना याद रखो। ये रहस्य रखना कि ब्लैक माउंटेन किले का मुखिया मेरा भाई है, अन्यथा हम प्रतिकूल स्थिति में होंगे। मेरा विश्वास करो मेरे स्वामी, मैं सावधान रहूंगा। ठीक है, तो तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए। तुम ली परिवार के सेवक होने का दिखावा कर सकते हो। अपने आप को संभालो और अगर लोग पूछें तो कहो कि तुम डर के कारण परिवार छोड़ रहे हो। मुझे लगता है कि तुम इस तरह से सुरक्षित निकल पाओगे। कई दिनों तक निरीक्षण करने पर मैंने पाया है कि झांग परिवार के बचे हुए लोग केवल हमारे ली परिवार के कुलों को ही मारते हैं। उन्होंने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया है। चिंता मत करो मेरे महाराज, मैं इसे संभाल लूंगा, अंकल वांग ने कहा। फिर वह अपने मिशन पर निकल पड़ा। अध्याय 192 ली कबीले के भव्य प्रांगण में घुसना। पूरा वैली टाउन अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद बहुत चमकीला था और सितारे आसमान में जादुई ढंग से टिमटिमा रहे थे। शहर के उत्तरी भाग में स्थित एक भव्य प्रांगण एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था। इसके चारों ओर अच्छी तरह से निर्मित इमारतें खड़ी थीं जो गरिमा में दिखती थीं। इसके गेट के दोनों ओर दो महान दिखने वाले पत्थर के शेर खड़े थे। हालांकि इसकी भव्य वास्तुकला के बावजूद आंगन के अंदर की हर चीज पुरानी और जर्जर थी। दीवारें टूटी हुई थीं और इसके अंदरूनी हिस्सों में खरपतवार, सांप और चूहे थे। ये स्पष्ट रूप से परित्यक्त था। उस समय 10 से अधिक लोग इसके गेट पर खड़े थे जिसे पहले ही खोल दिया गया था। वे झांग कबीले के प्रांगण के चारों ओर ध्यान से देख रहे थे, एक जगह जो कभी शानदार और भव्य थी अब यह विपरीत लग रहा था। लोग भूली हुई जगह को देखकर आंसू बहा रहे थे। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिंडी था। उसने खंडहरों को देखकर अपनी नम आंखों से देखा झांग कोर्टयार्ड। एक युवक चुपचाप उसके पास ही खड़ा था। वह थोड़ा दुबला पतला दिख रहा था। उसकी बाहें उसकी छाती के इर्द गिर्द थीं और उसके होंठ एक गंभीर रेखा में सिकुड़े हुए थे। वह झांग कबीले के अन्य लोगों की निराशा को समझता था और उस भावनात्मक क्षण को बाधित नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद मिंडी और झांग कबीले के अन्य सदस्य युवक की ओर बढ़े। देव, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमें आज रात ली कबीले के आंगन में घुस जाना चाहिए? मिंडी ने उससे पूछा। वह उस युवक पर पूरा भरोसा करते हुए उसे देखती रही जो उसका साथी और रक्षक था। झांग कबीले के अन्य सदस्य मिंडी को अपना नेता मानते थे, लेकिन मिंडी को स्पष्ट रूप से पता था कि साधना, आधार और ज्ञान के मामले में देव उससे कहीं बेहतर था और उनकी योजना तैयार करने वाला भी देव ही था। हाँ, मुझे लगता है कि इसे तुरंत करना बेहतर है। ली कबीले के खिलाफ आमने सामने लड़ने का ये सही समय है। इसके अलावा 4 दिन बाद ये शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती होगी, देव ने समझाया। मिंडी को अचानक ज्ञान हो गया। उसने अपने सुंदर हाथ से अपना मुंह ढक लिया। मुझे खेद है, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गई थी, उसने धीमी आवाज में कहा। पिछले कुछ दिनों से मिंडी बदला लेने के बारे में सोच रही थी और शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती के बारे में लगभग भूल ही गई थी। अब देव ने इसका उल्लेख किया था। उसे अचानक याद आया कि यह उसके लिए महत्वपूर्ण था। क्या आपको चिंता है कि अगर हम लापरवाही से ली कोर्टयार्ड में घुस गए तो हम पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकते? देव ने उसके तनावग्रस्त चेहरे को देखते हुए पूछा। मिंडी शर्मिंदा थी, लेकिन उसने थोड़ा सिर हिलाया। जब उन्होंने ली कबीले के लोगों को मारने के लिए किसी तरह की रणनीति अपनाई तो वे पहले से ही पूरी ताकत से ऐसा कर सकते थे। लेकिन कम से कम 100 लोग ली कबीले के आंगन की रखवाली कर रहे थे। उनके छोटे समूह के लिए उनसे लड़ना मुश्किल लग रहा था क्योंकि वे स्पष्ट रूप से संख्या में कम थे। इसके अलावा झांग कबीले के अन्य सदस्यों का साधना आधार कम था। अगर वे सैकड़ों लोगों के हमले का सामना करते तो वे सभी कुछ ही समय में मारे जाते। अब वे झांग कबीले के एकमात्र जीवित बचे हुए लोग थे और अगर वे सभी आज रात मर गए तो झांग कबीले का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। हाँ, अपने कबीले के लोगों की चिंता मत करो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ली कबीले के आंगन में घुसने जा रहा हूँ। हम दोनों ही काफ़ी होंगे। तुम बाकी सभी लोगों से कहीं और छिपने के लिए कह सकती हो। जब हम ली कबीले को हराने में सफल हो जाएंगे तो तुम उनसे आकर अपने कबीले को फिर से बनाने के लिए कह सकती हो। देव ने मिंडी को आश्वस्त किया। उसे लगा कि शायद वह अपने लोगों के बारे में चिंतित होगी। वह अच्छी तरह जानता था कि मिंडी के मन में क्या चल रहा था और उसने उसे शांत करने की कोशिश की। देव की बातें सुनकर मिंडी दंग रह गई। उसने देव को आश्चर्य भरी नज़रों से देखा। हम दोनों ही ली कबीले के आंगन में घुस जाएंगे? मिंडी को अपनी बात पर यकीन नहीं हुआ। देव के जवाब देने से पहले झांग कबीले के दूसरे सदस्यों ने उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। देव, आप ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। ली कबीले के प्रांगण में 100 से ज्यादा साधक हैं। भले ही आप दोनों साधना आधार के उच्च स्तर पर हों, आप इतने लोगों को नहीं हरा सकते। यह आप दोनों के लिए बहुत खतरनाक है, सदस्यों में से एक ने चिंतित होकर कहा।
मिंडी के पास झांग कबीले में सबसे ज्यादा साधना आधार था और वह अपने कबीले को बहाल करने की एकमात्र उम्मीद थी। बाकी सदस्य उसे जोखिम नहीं उठाने देंगे। कृपया चिंता न करें, मैं गारंटी दे सकता हूं कि मिंडी सुरक्षित वापस आएगी, देव ने झांग कबीले के अन्य सभी सदस्यों से कहा। दरअसल वायलेट, जो पृथ्वी क्षेत्र में एक साधक के समान शक्तिशाली थी, देव के अंतरिक्ष वलय में रह रही थी। इसके अलावा देव के अमृत क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर में पर्याप्त महत्वपूर्ण ऊर्जा संग्रहित थी। यदि देव ने इसका पूरा उपयोग कर लिया तो महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर उसे लंबे समय तक सहारा दे सकता था। इसका मतलब था कि 3 साधक थे, देव, मिंडी और वायलेट, जो ली कबीले के आंगन में घुस जाएंगे। यदि वे कभी भी ली कबीले को हराने में सक्षम नहीं होंगे तो वे आसानी से सुरक्षित स्थान पर वापस चले जाएंगे। इसके अलावा शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती 4 दिनों में शुरू होने वाली थी। देव वैली टाउन में सभी मामलों से निपटना चाहता था और वापस जाकर कार्यक्रम की पहले से तैयारी करने में सक्षम होना चाहता था। देव अब और देरी नहीं करना चाहता था और उसने ली कबीले के खिलाफ आमने सामने लड़ने का फैसला किया था, समस्या को एक बार और हमेशा के लिए हल करने के लिए। ठीक है देव, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मिंडी ने अंत में सहमति जताई। देव के शांत चेहरे को देखते हुए माइंड ने उस पर विश्वास करना चुना। उसने देव के साथ बहुत समय बिताया था और मिंडी जानती थी कि वह एक आवेगी व्यक्ति नहीं था जो मूर्खतापूर्ण तरीके से लड़ाई में कूद जाएगा। आप सभी चुपके से वैली टाउन छोड़ दें और कहीं छिप जाएं, मिंडी ने झांग कबीले के अन्य सदस्यों को आदेश दिया। मिंडी, आपको इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि हम क्या कर रहे हैं, मिंडी ने उसे अपनी बात पूरी करने से पहले रोक दिया। मिंडी ने अपना सिर हिलाया। ठीक है मिंडी, मुझसे वादा करो कि तुम सावधान रहोगी, हम तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करेंगे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आह भरी और जवाब दिया। वह जानता था कि वह मिंडी और देव के मन को नहीं बदल सकता। वे दोनों अपनी योजना के लिए दृढ़ लग रहे थे। जल्द ही देव और मिंडी अंधेरे के बीच ली कबीले की दिशा में दौड़ते हुए आए और फिर आसमान से मंडराने लगे। उसी समय लेनी ने ली कबीले के सभी प्रमुख सदस्यों को वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए बैठक हॉल में बुलाया। वह उदास होकर कुर्सी पर बैठ गया और ली कबीले के सामान्य गरिमा में मुखिया की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसके 3 बेटे हाल ही में मारे गए थे, एक के बाद एक। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था और वह वास्तव में बुरा लग रहा था। ली कबीले ने पिछले कुछ दिनों में 100 से अधिक सदस्यों को खो दिया है, लेनी ने सबसे पहले कहा। ये सोचते ही लेनी की आंखों में एक क्रूर नज़र चमक उठी और वह घायल जानवर की तरह लाल हो गई। मूल नोवेल ऑग से कुल मिलाकर 223 लोग मारे गए हैं, वे सभी हमारे प्रमुख सदस्य हैं, एक आदमी ने घोषणा की। क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस बार झांग कबीले के कितने लोग दिखाई दिए? लेनी ने दूसरा सवाल किया। ऐसा लगता है कि उनमें से केवल 10 से अधिक हैं, आदमी ने जवाब दिया। यह असंभव है, उनकी संख्या इतनी अधिक कैसे हो सकती है कि हम में से इतने सारे लोग मारे जा सकें? वे हमारे कबीले को सिर्फ 10 से ज़्यादा लोगों से पीड़ित नहीं कर सकते। लेनी ने वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा। उसका चेहरा निराशा और पूरी तरह से उदास था। मास्टर, क्या ये संभव है कि झांग कबीले के लोग शक्तिशाली सहयोगियों के साथ आए हों? वे केवल बचे हुए कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वे इतने मजबूत नहीं हैं, दूसरे आदमी ने पूछा। ये लेनी का चचेरा भाई था और दोनों की उम्र लगभग एक जैसी थी। वह ली कबीले में लेनी के बाद दूसरे स्थान पर था। वह लंबा, पतला और चतुर था। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। हमारी लड़ाई के आधार पर जो लोग बच निकलने में भाग्यशाली हैं, वे सभी कम साधना स्तर पर हैं। सबसे ऊंचे लोग ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के केवल 6ठे या 7वें स्तर पर हैं, जबकि बाकी 3रे से 5वें स्तर पर हैं। लेकिन जिसने मेरे बेटे को मारा वह कम से कम पृथ्वी क्षेत्र में है और वह निश्चित रूप से झांग कबीले से नहीं है। झांग कबीले में केवल एक ही ऐसा है जिसका साधना आधार इतना ऊंचा है, वह है जैकरी, जिसे हमने कैद कर लिया है। तो वह कौन है? झांग कबीले के पीछे कौन खड़ा होगा और ली कबीले के खिलाफ लड़ेगा? सभी सदस्य चुप हो गए और बैठक हॉल तनावपूर्ण रूप से शांत हो गया। ली कबीले के सभी सदस्यों में सबसे मजबूत साधक लेनी था, जो पृथ्वी क्षेत्र में था। अगर झांग कबीले ने एक ऐसे सहयोगी को आमंत्रित किया होता जो समान स्तर का होता, तो उनके लिए लड़ाई को संभालना मुश्किल होता। इसके अलावा अगर यह सही था तो ये भी समझाता है कि ली कबीले के इतने सारे सदस्य क्यों थे जो आसानी से मारे गए थे। ली कबीले के सभी सदस्य जो मर गए वे ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में थे। अगर कोई साधक पृथ्वी क्षेत्र में था तो उसे अपने साथियों को आमंत्रित करना चाहिए। पृथ्वी क्षेत्र वास्तव में उनके खिलाफ खड़ा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने सारे लोगों को मारने में उसे कम प्रयास क्यों करना पड़ा। उस पल में एक व्यक्ति ने बैठक हॉल का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। यह एक नौकर था। वह जल्दी से बैठक हॉल में चला गया और रिपोर्ट की, मास्टर, कुछ लोग हैं जो झांग कबीले से होने का दावा करते हैं।
वे हमारे गेट में घुस आए। क्या? झांग कबीले के सदस्य। बैठक हॉल में मौजूद हर कोई नौकर की रिपोर्ट सुनकर दंग रह गया। अध्याय 193 आमने सामने की लड़ाई। लैनी भी खबर सुनकर हैरान था। वह अचानक खड़ा हो गया, नौकर के पास गया, उसका कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, कितने लोग हैं? 2। उनमें से 2 आ रहे हैं, नौकर ने डरते हुए जवाब दिया। उनमें से 2? कमरे में मौजूद हरली फिर से दंग रह गया। लैनी ने भौहें सिकोड़ ली जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना था। उसने फिर से पूछा, तुमने कहा था कि झांग कबीले के केवल 2 लोग हमारे आंगन में घुस आए थे, है ना? नौकर ने जोर से सिर हिलाया। तो क्या वे दोनों झांग मूर्ख वाकई सोचते हैं कि हम लिस इतने कमज़ोर हैं? वे क्या सोच रहे हैं? क्या वे वाकई सोचते हैं कि वे हमारे पूरे कबीले से लड़ सकते हैं? सिर्फ वे दोनों। लैनी ने नौकर को जाने दिया और वह ठंडी हंसी के साथ हंसने लगा। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि झांग कबीले के तथाकथित सदस्य कितने शक्तिशाली हैं। क्या वे सुपरमैन हैं? उन्हें लगता है कि वे इससे बच सकते हैं। उसने अपना सिर हिलाया और अपने नौकर की ओर मुड़ा। उसकी आंखें और आवाज़ ठंडी थी। अगर वे यहाँ आते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, जिससे हमारा समय और मेहनत बचेगी। आंगन में सभी से कहो कि गेट बंद कर दें और बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दें। हमारा आंगन ऐसी जगह नहीं है जहां वे अपनी मर्जी से घुस सकें और बाहर निकल सकें। हाँ मालिक, नौकर ने कहा और तेजी से मुड़ा और जैसा लैनी ने कहा था वैसा ही किया। चलो देखते हैं और देखते हैं कि वह कौन है जो झांगों को इतनी हिम्मत देता है। लैनी ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि बाकी लोग भी उसके पीछे आएं। हंसते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हुए वह लंबे सोचे समझे कदमों से आंगन के सामने चला गया। बाकी लोग उसके साथ चलने की जल्दी में थे। लैनी के नेतृत्व में समूह ने जल्द ही देखा कि गेट पर 2 आकृतियां खड़ी थीं। लगभग 17 साल का एक पतला युवक वहां खड़ा था और व्यंग्यात्मक ढंग से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने ग्रे गाउन पहना हुआ था। युवती दुबली पतली थी और उसका चेहरा सुंदर था। जब उसने लैनी को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में नफरत की चमक आ गई। उनके पास जमीन पर ली कबीले के 10 से ज्यादा सदस्य पड़े थे, जो दर्द से कराह रहे थे। घर की सुरक्षा करने वाला गेट टूटकर बिखर गया था। आप इस कबीले के मुखिया होंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, देव ने लैनी से कहा। अच्छा, आप दोनों हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, लैनी ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर पड़े अपने लोगों पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। उनमें से कुछ बुरी तरह घायल थे और कुछ, उसे एहसास हुआ कि मर चुके थे। उसने आगे बढ़कर देव की ओर उंगली उठाई। वह इस आदमी के साथ जितना हो सके उतना क्रूर होना चाहता था। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपने गलती की है, मी ली। मैं झांग कबीले का सदस्य नहीं हूँ। मेरा पारिवारिक नाम लिन है। यहाँ मौजूद महिला से आपको बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था क्योंकि तुमने उसके कबीले के साथ बहुत घिनौना व्यवहार किया है। मैं उसके साथ यहाँ आया क्योंकि मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ और उसके साथ ऐसा होना अनुचित है। लैनी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह युवक सिर्फ एक सहायक था और वह लड़की ही झांग थी। सहायक इतना शांत और संयमित था, मानो वह किसी संभावित विरोधी से नहीं बल्कि किसी मित्र से बात कर रहा हो। स्कीपी, मैं तुम्हें एक मूल्यवान सलाह देता हूँ। एक महिला हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबत लेकर आएगी, खासकर एक खूबसूरत महिला। यह अफसोस की बात है कि तुम सिर्फ इस कुतिया की वजह से अपनी जान गंवा दोगे, लैनी ने क्रूरता से कहा। जाओ और इस शैतान जोड़े को बांध दो, उसने अपने नौकरों को आदेश दिया। लैनी ने मान लिया कि मिंडी ने देव कोली कबीले के खिलाफ मदद करने के लिए बुलाया है। और चूंकि वे युवा थे और उनमें से सिर्फ 2 थे, लैनी को भरोसा था कि वह उन्हें हरा सकता है, भले ही दोनों के पास उच्च साधना आधार हों। उसके पास ली कबीले के 100 से ज्यादा साधक थे, जो देव और मिंडी के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त थे। आदेश मिलते ही ली कबीले के सभी साधक आंगन में इकट्ठे हो गए। देव ने साधकों को एक मजेदार मुस्कान दी और सामने के आंगन में चला गया। इतने सारे लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मिंडी देव के बगल में चली गई, लेकिन वह उतनी शांत नहीं थी जितनी वह थी। उसने अपनी ड्रैगन स्त्री संविधान को जगाया था और पृथ्वी क्षेत्र को तोड़ दिया था। ये सच था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह इतने सारे ली साधकों को हरा पाएगी। अफसोस है कि आज रात के बाद वैली टाउन में कोई ली कबीला नहीं रहेगा, देव ने कहा। उसकी आवाज़ में एक भयावह धार थी। देव बिना घबराए धीरे धीरे विशाल सामने के यार्ड में चला गया। भले ही उसने देखा कि ली कबीले से अधिक साधक थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन्हें नोटिस नहीं किया था। स्कीपी, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम में बहुत हिम्मत है, लैनी ने दांत पीसते हुए कहा। देव के व्यवहार ने लैनी को परेशान कर दिया, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके इशारे पर एक मोटा काला गेट कहीं से निकलकर आया और रास्ता रोक दिया। फिर से नया गेट बंद होने के बाद और भी साधक आंगन में आ गए और देव और मिंडी को घेर लिया। उनमें से हर एक के हाथ में एक हथियार था और उनके चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी।
चांद की रोशनी में उनके हथियार ठंडे चमक रहे थे। ली कबीले के योद्धाओं की विशाल भीड़ ने देव को दया से अपना सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। जीतने के बारे में सोचना भी मत, शैतान जोड़ा। हम तुमसे आमने सामने नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें हर संभव तरीके से हरा दूंगा और तुम दोनों को मार डालूंगा। आज रात ली कबीले के आंगन में आने पर तुम्हें पछतावा होगा। लैनी ने कहा, उसकी आवाज़ में आसन बर्बरता गूंज रही थी। लैनी ने देव की ओर ठंडी मुस्कान दी। उसे उम्मीद थी कि देव इस छोटी सी बात से डर जाएगा, और ये तथ्य कि वे दोनों इतने सारे साधकों से घिरे हुए थे। लैनी के बोलते ही देव ने सिर हिलाया। वह जानता था कि लैनी मूर्ख नहीं था। वह ली कबीले का नेता था और उसके पास खेती का उच्च स्तर था। अगर देव लैनी होता तो वह भी आमने सामने नहीं लड़ता। दुनिया में बिल्कुल भी निष्पक्षता नहीं थी। दुनिया में कोई निष्पक्षता नहीं थी, लेकिन जब तक ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, यह एक अच्छा तरीका होना चाहिए। हारने वाले हमेशा गलत होते थे, और देव पूरी तरह से सहमत थे। उन्हें मार डालो, लैनी ने देव और मिंडी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाते हुए आदेश दिया। उसकी आवाज़ में हत्या करने की गहरी मंशा थी। आदेश ने कबीले के सदस्यों में क्रोध की गर्जना पैदा कर दी, और वे देव और मिंडी पर हमला कर दिया। उनके हथियार ऊंचे थे। भीड़ से घिरे लैनी ने दोनों युवाओं को घृणा से देखा, जो अभी भी शांत दिख रहे थे। चाहे तुम कोई भी हो, तुम आज रात मर जाओगे, लैनी चिल्लाया। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम्हें लगता है कि ये लोग, जो चींटियों की तरह कमज़ोर हैं, हमें मार देंगे? और भेजो, और फिर भी मैं उनसे नहीं डरूंगा, देव ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जा रही थी। देव ने ली कबीले के साधकों की तरफ देखा। वह काफ़ी आश्वस्त था, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के चौथे से 7वें स्तर पर थे। एक चमकदार रोशनी चमकी। उसके बाद देव के हाथ में एक लाल तलवार दिखाई दी, उसकी बैंगनी शाही तलवार। दर्जनों तलवार की रोशनी बिजली की तरह तेजी से दिखाई दी, प्रत्येक में तलवार की मंशा के साथ साथ शक्तिशाली हत्या का इरादा। इन तलवार की रोशनी में देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति समाहित थी। उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को दर्जनों टुकड़ों में विभाजित करके अपनी ताकत बिखेर दी थी, और प्रत्येक टुकड़े को तलवार की रोशनी से जोड़ दिया था। यह उस शक्ति जितनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी उसने एक बिंदु तक इकट्ठा की थी, लेकिन प्रत्येक टुकड़ा ली कबीले के सदस्यों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अध्याय 194 वध भाग 1। देव ने घातक बैंगनी शाही तलवार को लहराया, जो धमकी देने वाली तलवार की रोशनी की 10 किरणों के साथ मजबूत चमक रही थी। अचानक ली कबीले के 6 लड़ाके उसके सामने कूद पड़े, उसे मुकाबला करने के लिए चुनौती दी। देव ने मुश्किल से पलक झपकाए, अपनी शक्तिशाली तलवार और पुरुषों पर इसकी प्रकाश की किरणों को लहराया। चीखें, चीखें और चीखें मूल रूप से नोवल रिम ऑग से प्रकाश द्वारा उन्हें छुरा घोंपने पर सुनी जा सकती थीं। कुछ सेकंड में 6 की मृत्यु हो गई थी। चून की तलवार की रोशनी अभी भी चमक रही थी। देव ने अपने पवन कमांडिंग कौशल को कार्रवाई में लगाने का फैसला किया। एक झटके में वह आगे की ओर खिसक गया और एक योद्धा के सामने रुक गया, जो अभी मरा नहीं था। फिर देव ने अपनी तलवार को जोर से घुमाया और उसकी गर्दन से बमुश्किल 1 इंच की दूरी पर रुक गया। नहीं, उसने उस आदमी को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी शक्तिशाली मुट्ठी का इस्तेमाल किया, जो 1000 पाउंड बल लगाने में सक्षम थी। जैसे ही उसने मानसिक रूप से खुद को जोर लगाया, उसकी बंद मुट्ठियों से खड़खड़ाहट और गर्जना की आवाज़ें निकलीं और वातावरण भर गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर के चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगीं। ये देखते ही उसके विरोधियों के दिलों में डर पैदा हो गया। एक खूंखार शिकारी की तरह उसने अपनी मुट्ठी फेंकी और उस आदमी की छाती पर जोर से मारा, जिससे उसकी सांस फूल गई। देव का कुशल मुक्का सीधे उस आदमी के सौर जाल पर पड़ा। जैसे ही उसने सांस लेने के लिए हौंफना शुरू किया, उस आदमी को लगा जैसे रेत की एक बोरी गिर गई हो और उसकी छाती में एक बड़ा छेद कर दिया हो। वह महसूस कर सकता था कि खून बह रहा है और उसकी पीठ से अंदरूनी अंग बाहर निकल रहे हैं। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर आदमी की ताकत देव की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। उसे मारा जाना तय था। देव के घातक प्रहार ने शरीर को लगभग 5 सेकंड के लिए हवा में उछाल दिया, और फिर शरीर एक सुस्त धमाके के साथ नीचे गिरा, जिससे आदमी की रीढ़ की हड्डी 1000 टुकड़ों में कुचल गई। पलक झपकते ही देव ने उसे परास्त कर दिया था। तलवार की रोशनी छोड़ने से लेकर ली कबीले के आदमी को आकाश में पटकने तक देव प्रकाश की गति से युद्ध लड़ रहा था। जिन्होंने वध देखा, वे सभी विवरणों को नहीं समझ पाए और योद्धा के बारे में आश्चर्यचकित थे। अब आदमी जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ और टूटा हुआ। हर जगह सन्नाटा छा गया। बाकी लड़ाके अविश्वास और भय से देव को घूर रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे देव जैसे शक्तिशाली योद्धा से भिड़ेंगे, जो पलक झपकते ही किसी को मार सकता है। मिंडी भी अचंभित थी। वह इतने समय से देव के प्रभावशाली प्रदर्शन और जानलेवा चालों को देख रही थी। किसने सोचा होगा कि देव अब तक इतना शक्तिशाली हो जाएगा? उसने सोचा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? लड़ो। मिंडी की मदहोशी जैसी स्थिति ने देव को परेशान कर दिया।
ये दिवा स्वप्न देखने का समय नहीं था, इसलिए देव ने उसे कार्रवाई के लिए झकझोरने के लिए जोर से चिल्लाया। वास्तविकता में वापस आकर मिंडी ने उस पल की नज़ाकत को समझा और देखा कि चारों ओर क्या था। फिर भी खतरे के समय अपनी लापरवाही का एहसास होने पर उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाली और अपने अगले प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए लड़ाई की मुद्रा में आ गई। देव की तलवार की दिव्य तलवार प्रकाश के विपरीत उसकी तलवार से बर्फीली नीली रोशनी की एक धार निकल रही थी। अपनी तलवार को मजबूती से अपने हाथों में पकड़े हुए वह ली कबीले के लोगों की ओर बढ़ी, लड़ने के लिए तत्पर। एक पल में उसने अपनी ड्रैगन जैसी स्त्री संरचना को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी हरकतें लचीली और चालाक हो गईं, जिससे उसके अगले कदम का अनुमान लगाना लगभग असंभव हो गया। वह बिल्कुल फूलों पर नाचती हुई एक खूबसूरत तितली की तरह लग रही थी। कुछ पलों के बाद उसे हमला करने का मौका मिला। वह चतुराई से उछली और अपनी नीली तलवार से ली कबीले के लोगों की छाती में वार किया। तुरंत उनमें से 2 गिर गए और हर एक के मुंह से खून का फव्वारा निकला। जमीन पर पड़े उनके शरीर हिंसक रूप से हिलने लगे और फिर पूरी तरह से हिलना बंद हो गए। वे मर चुके थे। अपनी पहली सफलता का स्वाद चखने से मिंडी का आत्मविश्वास और ताकत बढ़ गई। फिर से उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और कुछ ही मिनटों में एक और आदमी को चाकू मार दिया। ये ली कबीले के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, वे देव और मिंडी से कहीं बेहतर थे क्योंकि उनके पक्ष में बहुत से लोग थे। समूह में कुछ मजबूत पुरुषों ने निश्चित रूप से उनके दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को बढ़ाया क्योंकि उन्होंने कल्पना की कि वे कुछ सेकंड में देव और मिंडी को हरा देंगे। लेकिन फिर जब देव ने अपनी भ्रामक तलवारबाजी का इस्तेमाल किया तो कबीला एक के बाद एक जमीन पर गिरने वाले पुतलों के झुंड की तरह लग रहा था, जिसमें जीवन और शक्ति की कमी थी। ली कबीले के बचे हुए सदस्यों ने शक्तिशाली जोड़ी को कार्रवाई में देखा और उनकी ताकत का आकलन किया। उन्हें प्लान बी को लागू करके उन्हें हराना था, लेकिन उनकी निराशा के लिए जैसे ही उन्होंने दूसरी योजना लागू की, देव ने अपने पवन कमांडिंग कौशल का उपयोग किया और दूसरे स्थान पर भाग गया। एक भी हमला उस तक नहीं पहुंचा और देव सुरक्षित रहा। अब देव ने अपनी ताकत को बढ़ाया और ली कबीले के लोगों को अपनी मांसपेशियों से भरी शक्तिशाली मुट्ठियों से बॉक्सिंग करने के लिए ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला का उपयोग किया। वार बहुत जोरदार थे, यहाँ तक कि एक असाधारण रूप से भारी व्यक्ति के लिए भी। और फिर भी देव की मुट्ठियों की ताकत अलौकिक रूप से शानदार थी। एक वार का मतलब था जीवन का अंत। जब लोगों ने देखा कि देव वास्तव में कितना मजबूत था तो वे कांप उठे। सिर्फ 10 मिनट में देव ने 20 लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। उन दोनों के पास पृथ्वी क्षेत्र का खेती का आधार है, लैनी के बगल में खड़े एक आदमी ने कहा। लड़ाई शुरू होने से पहले लैनी और उसके कुछ सलाहकारों ने अनुमान लगाया था कि देव और मिंडी का खेती का आधार कुछ और होगा। अब जब उन्होंने खुद देखा कि दोनों ही पृथ्वी क्षेत्र से हैं, तो उन्हें अपनी पिछली बातों पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उन्हें दोनों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए थी ताकि पता चल सके कि लड़ाई किस ओर जा सकती है। लैनी अपने आसपास के सभी बेजान शरीरों से घिरा हुआ निराश होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को बहुत आगे बढ़ाया है और अपने कबीले को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आखिर उसे इस नतीजे का पहले से अंदाजा क्यों नहीं था? उसका दिल दमन और बहुत पछतावे की भावना से भर गया। अब ऐसी परिस्थितियों में संख्या में बढ़त होने के बावजूद देव और मिंडी को हराना एक असंभव लक्ष्य की तरह लग रहा था। अब वह जानता था कि मिंडी और देव दोनों ही पृथ्वी क्षेत्र के लड़ाके उसे शायद ही अपने पक्ष में संतुलन बनाने की उम्मीद दे सकते हैं। भले ही लैनी खुद लड़ाई में शामिल हो जाए, लेकिन पूरी स्थिति एक चुनौती बनी रहेगी। वास्तव में युद्ध के मैदान में रहना और जोड़ी का सामना करना उसके लिए एक खतरा था। अपने विश्लेषण पर विचार करते हुए लैनी ने पीछे हटने और जल्दी से पीछे हटने का फैसला किया। जल्दी से एक अघोषित समझ के साथ उसने उन जगहों की तलाश की जहां वह किसी का ध्यान नहीं खींच सकता था। अध्याय 195 वध भाग 2। और फिर भी लैनी की संदिग्ध हरकतों ने देव का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। लैनी के भागने के इरादे को देखते हुए देव ने तिरस्कार में नाक भान सिकुड़ी। वायलट, बाहर आओ और मुझे इन आदमियों से लड़ने से छुड़ाओ। लैनी भागने की योजना बना रहा है, मैं उसे रोक नहीं सकता, जबकि ये लोग मुझे व्यस्त रखते हैं। तुम इन लोगों का ख्याल रखना, मैं लैनी से निपटूंगा, देव ने कहा। देव ने अपने दिमाग के जरिए वायलट को अपना संदेश भेजा। तुरंत हरे रंग की रोशनी की एक चमक गेट से होकर ली कबीले की हवेली के सामने के यार्ड में घुस गई। धीरे धीरे रोशनी धीरे धीरे जमीन पर गिरती गई और एक सुंदर प्यारी लड़की में बदल गई, जिसने एक नर्म रेशमी हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी। लड़की के अचानक प्रकट होने से ली कबीले के लोग विचलित हो गए, लेकिन लड़की ने बिना रुके उनमें से कुछ को मारना शुरू कर दिया। मिंडी के विपरीत, जिसका लड़ने का तरीका तेज और चुप था, लड़की ने बिना किसी प्रतिरोध के उन्हें मारने के लिए मोहक तरीके से आगे बढ़ने और लड़ाई से उनका ध्यान हटाने की रणनीति का इस्तेमाल किया। ये लड़की भी एक अर्थ रियल्म फाइटर थी। लैनी इस नए खतरे से पूरी तरह हैरान रह गई।
मानो देव और मिंडी पहले से ही उसके लिए हराने के लिए बहुत ज्यादा नहीं थे, अब उन्होंने अपनी ताकत में नया खून जोड़ लिया था। और फिर से नई लड़की ने अर्थ रियल्म से अपनी ताकत खत्म कर ली। जीतना निश्चित रूप से लैनी के दिमाग में आखिरी चीज थी। लैनी को एहसास हुआ कि अगर वह रुका तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। अब वह वहां से निकलने की जल्दी में था, अपने कबीले की प्रभावी ताकत को बचाए रखने की कोशिश कर रहा था। आज की लड़ाई विफल होने के लिए अभिशप्त थी और अगर वे सभी इस आपदा से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल गए तो यह एक चमत्कार होगा। हालांकि लड़ाई में शामिल लोगों के अलावा लैनी के पास एक उच्च शक्ति वाली बैकअप टीम थी। उसने उन्हें सालों तक प्रशिक्षित किया था और इस तरह की स्थिति के मामले में उनका उपयोग करने की योजना बनाई थी। अगर कुछ बहुत गंभीर न होता तो वह इस टीम का खुलासा कभी नहीं करता। उसने सोचा कि इस टीम के आखिरकार खुद को प्रकट करने से पहले उसे खुद को खतरे से दूर रखना चाहिए। साथ ही उसने देव और मिंडी के आने से पहले ब्लैक माउंटेन किले को एक संदेश भेजा था, इसलिए ब्लैक माउंटेन किले के लोग किसी भी समय पहुंच सकते थे। ब्लैक माउंटेन किले के मुखिया के पास पृथ्वी क्षेत्र का एक खेती का आधार था और उसके ऊपर उसके सभी लोग क्रूर, निर्दयी और किसी भी चीज से नहीं डरते थे। इन खूबियों को एक साथ जोड़कर लैनी जानता था कि किले के लोग उसके कबीले के लोगों से कहीं बेहतर थे। अगर मैं ये सारी ताकतें जुटा लूं तो मैं इन 3 पृथ्वी क्षेत्र के लड़ाकों को हरा सकता हूं, उसने एक पल के लिए सोचा। लैनी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने पक्ष और विपक्ष का वजन न करे। उसने सोचा कि एक ऐसी लड़ाई से भाग जाना बेहतर है जिसका परिणाम अनिश्चित था, बजाय इसके कि वह जो कुछ भी हासिल कर चुका है उसे जोखिम में डाल दे। जिस समय हरे रंग की लड़की दिखाई दी, मिंडी अभी भी ली के एक जोड़े के साथ लड़ाई में व्यस्त थी। कबीले के लोग अनजाने में मिंडी ने पीछे देखा और हरे रंग की रोशनी की एक चमक देखी। वह लड़की कौन है? उसने सोचा। उसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना है, मिंडी ने सोचा, लेकिन फिर वह ये नहीं बता पाई कि उसने उसे वास्तव में कहाँ देखा था। वह अचानक कैसे प्रकट हुई और इन लोगों से निपटने में हमारी मदद कर रही है? क्या वह देव की दोस्त है? दृश्य को देखकर मुझे लगता है कि वह है, उसने अनुमान लगाया। और फिर मिंडी के दिमाग में एक याद जीवंत हो उठी। इसके सभी विवरणों को याद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए मिंडी लगभग आश्चर्य में चिल्ला उठी। क्या वह लोमड़ी नहीं है जिसने पहले देव को पकड़ा था और बाद में देव ने उसे वश में कर लिया था? आखिर वह यहाँ कैसे पहुंची? मिंडी उसके सवालों से अजीब तरह से परेशान महसूस कर रही थी। मूल नोवेल ऑग से। अरे बहन, सावधान, तुम्हारी लड़ाई पर नजर है, वायलट ने अचानक चिल्लाया। वह पलटी और मिंडी को देखकर प्यार से मुस्कुराई। फिर से मिंडी को युद्ध के मैदान में ढिलाई बरतने के लिए बहुत बुरा लगा। सामने देखते हुए मिंडी ने देखा कि एक लंबी तलवार सीधे उसके पेट में घुसने के लिए आ रही थी। वायलट की मौजूदगी ने उसकी नज़र और दिमाग को युद्ध के मैदान से हटा दिया था और अब तलवार की नोक उसके करीब आकर उसे मौत के घाट उतारने वाली थी। एक झटके में उसने अपनी तलवार उठाई और हमले से बचने के लिए लंबी तलवार को रोक दिया। बाल बाल बच जाने से चौंककर मिंडी ने किसी और चीज़ के बारे में न सोचने की कसम खाई। इस समय तक लड़ाई के मैदान का फर्श ली कबीले का सामने का यार्ड कई मृतकों से ढका हुआ था। इस छोटी सी अवधि में मृतकों की संख्या 50 हो गई थी। लानत है, पृथ्वी क्षेत्र के ये लड़ाके कहाँ से आए? झांग कबीले ने अपने बदला लेने में मदद करने के लिए इतने शक्तिशाली सहयोगियों को कैसे काम पर रखा? हम कितने नासमझ हैं कि 7 साल पहले झांग कबीले की हर जीवित आत्मा को खत्म नहीं किया। हमें अब इतनी मुसीबतें नहीं देखनी पड़ती। लैनी लगातार कोसता रहा क्योंकि उसे लगा कि वह योद्धा के रूप में अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ली कबीले के स्वामी के रूप में आप अपने आदमियों को मौत के मुंह में छोड़कर युद्ध के मैदान से कैसे भाग सकते हैं? उन्हें आपसे बहुत निराश होना चाहिए। पीछे से एक मजाकिया आवाज आई। डरे हुए लैनी ने पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया कि वह कौन था। ये वह युवक था जो उसके पीछे से गुजरा और सामने खड़ा हो गया। देव ने घृणित कबीले के नेता को भागने से रोकने के लिए खड़े होकर कहा, ठीक है, अगर तुम इतना आग्रह करते हो तो मैं तुम्हें मार ही सकता हूं क्योंकि तुम इसके लिए मेरा पीछा कर रहे हो। कभी मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूं, बेटा। कोई विकल्प न होने के कारण लैनी ने बहादुरी से जवाब दिया। स्थिति को देखते हुए लैनी को अब लड़ना था। देव को क्रूरता से घूरना। उसने धीरे से अपने उत्कृष्ट स्टील के लंबे भाले को बाहर निकाला। भाले को बाहर निकालते ही ठंडी, चुभने वाली हवाएं निकली जो लैनी को घेरने लगी क्योंकि उसने भाले को आकाश की ओर पकड़ रखा था। लैनी को भी थोड़ी राहत मिली। यह उनमें से सिर्फ एक था, बस देव उसे चुनौती देने वाला था। तीनों को एक साथ हराना बिल्कुल असंभव लग रहा था, लेकिन शायद किसी एक को हराना असंभव नहीं था। जैसे ही उसने देव की ताकत को स्कैन किया, उसने देखा कि वह पृथ्वी क्षेत्र में था, लेकिन बहुत पहले ही इसके प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया था। तुलना में लैनी 9 साल से पृथ्वी क्षेत्र में था। इसके अलावा उसे लग रहा था कि उसकी ताकत मध्यम चरण के बराबर थी। इन विचारों से दृढ़ होकर लैनी अपने दुश्मन के जीवन को समाप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ देव के साथ अपनी लड़ाई में भाग लिया।
उसकी त्वचा की सतह पर अदृश्य ऊर्जा तरंगें भी बह रही थीं। हाल ही में उसके मन में बहुत आक्रोश जमा हो गया था क्योंकि ली कबीले के बहुत से सदस्य, जिसमें उसके 3 बेटे भी शामिल थे, मारे गए थे। उस समय आंगन के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। यही मूल कारण था कि लैनी ने अपने सभी प्रयास किए, अपने सभी कौशल का उपयोग किया और यहाँ तक कि लड़ाई में शामिल होने के क्षण में अपनी पूरी ताकत लगा दी। भगवान जानता था कि वह युवक को कितना मारना चाहता था। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए देव ने गहरी सांस ली और एक गंभीर भाव धारण किया। उसे विश्वास था कि आज उसे कोई चोट नहीं लगेगी। हालांकि ये तथ्य कि उसका प्रतिद्वंद्वी पृथ्वी क्षेत्र से एक उच्च स्तरीय साधक था, फिर भी उसे थोड़ा परेशान कर रहा था। वैली टाउन में आने से पहले उसे पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र में साधकों के खिलाफ लड़ने का अनुभव था। यहाँ आने से पहले उसने 3 लोगों को सफलतापूर्वक मार दिया था। उनमें से 2 फ्लेमिंग सन वैली से मडेन और रैंकिन थे, जबकि दूसरा ब्लड वुल्फ टीम से था। हालांकि फ्लेमिंग सन वैली के पहले 2 साधक 4 पक्षीय और 8 ट्रिग्राम सरणी की शक्ति का बचाव करते हुए मारे गए थे। ये वह था जिसने वायलेट की मदद से आखिरी साधक को मार डाला था। इन बातों के साथ ये पहली बार था कि देव अकेले पृथ्वी क्षेत्र के किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा था। वह उस समय भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन वह वास्तव में अपने मन में बहुत सतर्क था। देव अपनी बैंगनी शाही तलवार उठाए और अपने शरीर के अंदर की प्राणशक्ति को जगाया। देव के अमृत क्षेत्र से एक हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी और ऊर्जा मध्याह्न रेखा के अंदर तेजी से बहने लगी। यह अंततः उसके शरीर की सतह पर पहुंच गई और उसकी प्राणशक्ति के बल के कारण बैंगनी शाही तलवार कांपने लगी। दूसरी ओर लैनी ने आसानी से महसूस किया कि देव की साधना का आधार मूल रूप से शुरुआती लोगों के लिए था। ये स्पष्ट था कि देव पृथ्वी क्षेत्र के शुरुआती स्तर पर था, जबकि वह 9 वर्षों से पृथ्वी क्षेत्र के अंदर था। ये युवक इतना साहसी कैसे हो सकता है? ईमानदारी से लैनी ने भी नहीं सोचा था कि उसके समान स्तर के भीतर कोई ऐसा भी है जो उसे हरा सकता है। इसलिए उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और देव को तिरस्कार से देखा। हम सिर्फ इसलिए बहुत घमंडी मत बनो कि तुमने इतनी कम उम्र में पृथ्वी क्षेत्र को तोड़ दिया है। मैं तुम्हें हमारे ली कबीले का विरोध करने का पछतावा कराऊंगा। लैनी बात करते हुए अपनी हथेली पर अपना भाला रगड़ रहा था। जब उसकी प्राणशक्ति उच्च स्तर पर एकत्रित हो गई तो लैनी ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई और जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर बिना किसी चेतावनी के उसका भाला हिलने लगा। उसके हथियार की नोक पर बेर के फूल दिखाई दिए। फूल चमकीले लाल थे, जैसे कि वे खून से बने हों। एक पल में फूल हवा में उड़ गए और देव की ओर बढ़ गए। वह सुंदर प्रदर्शन उन लोगों का विशेष कौशल था जो पृथ्वी क्षेत्र में थे। वे अपनी स्वयं की प्राणशक्ति छोड़ सकते थे और दूर से किसी पर भी हमला करने के लिए विभिन्न आकृतियां बना सकते थे। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में साधक ऐसा नहीं कर सकते थे, सिवाय इसके कि उनके हथियार डार्ट जैसे हों। वे केवल अपनी प्राणशक्ति को अपनी मुट्ठी में किसी भी हथियार से जोड़ सकते थे। इस प्रकार वे प्रभावी करीबी लड़ाके बन गए। इसलिए पृथ्वी क्षेत्र में एक साधक की लड़ाई अलग अलग तरीकों से हो सकती थी और इसकी शक्ति जबरदस्त थी। लैनी के कौशल को ब्लड ड्रैगन स्पीयर स्किल कहा जाता था। ये ग्रेड 3 मार्शल आर्ट कौशल था। लैनी ने वर्षों तक इसका अभ्यास किया था और इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। उस समय देव को मारने का उसका इरादा शब्दों से परे था, इसलिए उसने हमला करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। तुरंत देव का शरीर बेर के फूलों से कई बार कट गया और घायल हो गया। रक्तलाल बेर के फूल से जुड़ी शक्तिशाली ताकत को पहचानते हुए वह ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि लैनी वास्तव में इस कौशल का मास्टर था। चूंकि देव ने ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के पहले चरण को सफलतापूर्वक सीख लिया था, इसलिए उसकी त्वचा और मांसपेशियां साधारण साधकों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थीं। इस प्रकार रक्तलाल बेर के फूलों से उसकी चोटें बहुत गहरी नहीं हुईं। अगर उसने ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला का अभ्यास नहीं किया होता तो वह मृत मांस बन सकता था, ये देखते हुए कि फूल कितने हानिकारक थे। लैनी ये देखकर चकित था कि कैसे लाल बेर के फूल ने देव की त्वचा को खरोंच दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा युवक ठोस पदार्थ से बना था। उड़ते हुए रक्तलाल बेर के फूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रकट किया और आसपास के स्थान को ढाल दिया। उसे उन हिलते हुए रक्तलाल बेर के फूलों के सभी निशान देखने की जरूरत थी। एक पल भी नहीं बीता और देव ने पवन आदेश कौशल शुरू कर दिया। उसका शरीर ऐसे हिलने लगा जैसे वह हवा में कैटिकिन की तरह हल्का हो। एक तेज चाल और उसके हाथ में बैंगनी शाही तलवार ने पानी डालने जैसा हमला किया। इसने उसके आसपास के सभी रक्तलाल बेर के फूलों को तुरंत नष्ट कर दिया। देव को अपने ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला का उपयोग करना पसंद था जब भी वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र से किसी का सामना करता था। हालांकि वह इसका केवल पहला स्तर ही सीख पाया था, लेकिन प्रत्येक मुक्का से प्राप्त 1000 पाउंड का बल इसके लायक था। देव को यह भी स्पष्ट था कि वह अपने अधिपति शरीर शोधन सूत्र का उपयोग करके पृथ्वी क्षेत्र से किसी को नहीं हरा सकता था। इसलिए उसने मायावी तलवारबाजी का उपयोग करना चुना। लैनी की घृणा उसके आश्चर्य के साथ मिल रही थी।
हालांकि वह स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता था कि देव वास्तव में एक कुशल तलवारबाज था। फर्श पर बिखरे रक्त लाल फूलों को देखकर उसके मुंह से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली। उसने एक बार फिर अपना भाला उठाया और उसे और जोर से लहराया। एक पल में उसके हथियार से और अधिक रक्त लाल बेर के फूल दिखाई दिए। फिर उसने फूलों को देव की ओर इतनी घनी बारिश के रूप में बरसाया। हमला करने के बाद लैनी ने अपना भाला फिर से लहराया और रक्त लाल बेर के फूलों के पीछे छिप गया। वह एक चालाक वाइपर की तरह था जो एक सफ़ेद छाया में गायब हो गया। दूसरों की नज़रों से बचकर वह एक चालाक और क्रूर तरीके से देव की ओर बढ़ा। उसने सोचा कि वह छुरा घोंपकर देव को मार सकता है, इसलिए उसने अपनी सारी प्राणशक्ति उसे दे दी। उसकी प्राणशक्ति अपने चरम पर थी और उसके कपड़े गुब्बारे की तरह फूल गए थे। भाले की नोक खून से लाल बेर के फूलों के पीछे छिपी हुई थी, इसलिए आम साधक उसे नहीं देख सकते थे। हालांकि देव की आध्यात्मिक समझ ने उसके लिए अपने मन में भाले की नोक को स्पष्ट रूप से देखना संभव बना दिया। ये जानते हुए कि लैनी उस पर गुप्त रूप से हमला करेगी, देव उसने फिर से अपनी पवन कमांडिंग स्किल शुरू की। उसके पंजे ने जमीन पर हल्का सा धक्का मारा और उसके शरीर को थोड़ा पीछे की ओर उड़ा दिया। उसी समय उसके हाथ में मौजूद बैंगनी शाही तलवार अचानक उस दिशा में फैल गई जहां लैनी था। उसकी तलवार की नोक तुरंत लैनी के भाले की नोक से टकराई, जिससे वह अपने क्रूर हमले से रुक गया। दोनों साधकों के शरीर तेजी से आगे बढ़ने पर जगह जगह खनकने की आवाज़ें गूंजने लगीं। जब भी ये हथियार एक दूसरे से टकराते तो भाले और तलवार से चिंगारी निकलती। यह आवाज़ कानों को चीर देने वाली और भनगुर थी। तुम वाकई आम साधकों से अलग हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने लोगों की उपेक्षा करते हुए इतने साहसी हो। हालांकि यह मत सोचो कि अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो तुम मुझे हरा सकते हो, छोटे बदमाश, लैनी ने लड़ाई बंद करते हुए व्यंग्य किया। उसने अपना भाला वापस खींचा और उसे लापरवाही से लहराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना भाला कौशल बदल दिया हो। जल्द ही सभी पाठ सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल आर अमा ऑग। लैनी ने इतनी तेजी से भाला चलाया कि भाला उसके आसपास की हवा को चीरता हुआ प्रतीत हुआ और तीखी आवाज़ सुनाई दी। देव ने फिर से अपनी वायलेट रॉयल तलवार का इस्तेमाल किया और उसी तरह से भाले से लड़ने की कोशिश की जैसे उसने पहले किया था। लेकिन तलवार की नोक से पहले ही भाले की नोक उस भाले की नोक को छूती जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। भाला थोड़ा कांप उठा। भाले का सिरा एक जीवित सांप की तरह अपने आप हिलने लगा। सीधा और सख्त भाला अचानक नर्म हो गया और घूमने लगा। ये वायलेट रॉयल तलवार के चारों ओर लपेटा और आगे बढ़ना जारी रखा। जब ये तलवार की नोक से बच गया तो भाले ने अचानक गति बढ़ाई और देव की गर्दन की ओर बढ़ा। हमला बिजली की तरह तेज था और देव चौंक गया। ये सौभाग्य की बात थी कि उसकी आध्यात्मिक भावना ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। जो कुछ हुआ था उसे महसूस करने के बाद वह जल्दी से होश में आया। ये कितना खतरनाक है। यह आदमी अपने भाले का कितना अद्भुत उपयोग कर रहा है। अद्भुत भाला कौशल को देखकर देव अपने दिल की गहराई से प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 197 पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। ये देखकर कि भाला सीधे उसकी ओर उड़ रहा था, देव तुरंत पीछे झुका और अपने पैर के अंगूठे को जमीन पर पटक दिया। ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में पवन नियंत्रण कौशल काम आता है। देव लगभग 20 मीटर की अविश्वसनीय गति से पीछे की ओर तैरने लगा और हमले से बचने में कामयाब रहा। लैनी को भरोसा था कि उसका भाला देव को नहीं चुकेगा, लेकिन जब उसने देखा कि देव ने उसे चकमा दे दिया है अपने अविश्वसनीय कौशल के साथ तेजी से हमला करते हुए, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उसके लिए उतना ही बुरा होगा। इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और देव का पीछा करना जारी रखा। ईगल सोआरिंग पेस, लैनी ने चिल्लाते हुए अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर हल्के से टैप किया। तुरंत उसके शरीर से इतनी तेजी से प्राण ऊर्जा निकली कि लैनी हवा में एक पत्ते की तरह तेज गति से देव की ओर उड़ गया। इस बीच उसका लंबा भाला फिर से मुड़ गया। एक ठंडी चमक में लिपटा हुआ इसने देव को एक घूमते हुए वाइपर की तरह डंक मारा। देव ने भौहें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि लैनी उसके करीब आ रहा है। उसने पीछे देखा और पाया कि लैनी पहले से ही कोने को मोड़ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वह उछल पड़ा और अपने पैरों को दीवार पर दबा दिया। जिस क्षण उसके पैर दीवार को छूते हैं, एक हल्की सुनहरी प्राण ऊर्जा की परत उन पर छा जाती है। फिर अपने घुटनों को मोड़कर और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके उसने खुद को दीवार से धकेल दिया। पलटाव की गति ने देव को हवा में मंडराते रहने दिया। अपनी सारी जीवन शक्ति को इकट्ठा करके उसने वायलेट रॉयल तलवार लहराई और लैनी को मजबूत जीवन शक्ति बल से 1 दर्जन बार मारा। तुम बूढ़े कमीने, समय खत्म हो गया है, भाड़ में जाओ। लड़ाई के दौरान देव को एहसास हुआ कि हालांकि लैनी की जीवन शक्ति साधना का आधार पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन वह उसे हराने में सक्षम होगा। चूंकि देव ने गोल्डन सन शास्त्र की साधना की थी, इसलिए उसकी जीवन शक्ति उसी स्तर के अन्य साधकों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। उसकी जीवन शक्ति साधना का आधार लैनी से कम नहीं था।
देव जल्द से जल्द लड़ाई खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने हमला करने के लिए अपनी सारी जीवन शक्ति का इस्तेमाल किया। चूंकि उसके पेट में जीवन शक्ति पत्थर था, इसलिए उसे इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने की चिंता नहीं थी। युद्ध में देव को अपनी सारी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करते देख लैनी गुस्से से भर गया। उसने दहाड़ लगाई और अपना भाला घुमाया। भाले की नोक तुरंत एक बवंडर में घिर गई। इसने मन को चकरा देने वाली गति से हवा को चीर दिया। थोड़े समय के विराम के बाद भाले के चारों ओर जमा हुई ऊर्जा एक दर्जन रक्त लाल बेर के फूलों में बदल गई, जिसने देव के हमले को रोक दिया। इनमें से प्रत्येक बेर के फूल में हिंसक महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति थी। लैनी ने पूरी ताकत लगा दी थी और देव से लड़ने के लिए अपनी बची हुई महत्वपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से एक युवा व्यक्ति द्वारा घेर लिया जाएगा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, धातुओं के टकराने पर ली हवेली के कोने पर आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी। अनगिनत बार तलवार और भाले आपस में टकराए, जिससे हर जगह चिंगारी उड़ी। इस समय वे कौशल से नहीं बल्कि महत्वपूर्ण ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एक पल बाद देव और लैनी दोनों ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा में तेज कमी महसूस की। यह महसूस करते हुए कि देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना का आधार उससे कम नहीं था, लैनी ने उसे और भड़काने की हिम्मत नहीं की। उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़े युवक की महत्वपूर्ण ऊर्जा उसकी खुद की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। कई मिनटों के बाद वे अचानक अलग हो गए और धातु की खनक की आवाज़ बंद हो गई। देव और लैनी अपने हाथों में हथियार लिए खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। युवक, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम का। तुम्हारी योग्यता मुझसे बेहतर है, हालांकि यह मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, सच में तुम बहुत घमंडी लग रहे हो। शायद तुम्हें मारना मेरे लिए आसान हो। कौन जानता है, देव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हम्फ, इतनी जल्दी घमंड मत करो, लैनी ने उसे गुस्से से चेतावनी दी। देव ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए अपने पेट में मौजूद महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर से संवाद किया। कुछ ही समय में महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर से बाहर निकलकर उसके पेट और उसकी ऊर्जा मेरिडियन में प्रवाहित हो गई। इसे कई बार दोहराकर देव ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को पूरी तरह से बहाल कर दिया। उसने इसे एक बार फिर बुलाया और उसके शरीर से मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा बह निकली, जिससे उसके कपड़े हिलने लगे और उड़ने लगे। यहाँ तक कि उसके आसपास और जमीन पर मौजूद धूल भी उड़ गई। लैनी की पुतलियां सदमे में सिकुड़ गईं। उसने देव को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। यह असंभव है, तुम इतनी जल्दी अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा कैसे बहाल कर सकते हो? आमतौर पर साधकों को अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को फिर से भरने में बहुत समय लगता है और लैनी ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो देव की तरह जल्दी से इसे वापस पा सके। स्वाभाविक रूप से वह जो कुछ भी देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लैनी को घबराहट और भ्रम की स्थिति में देखकर देव घमंडी हो गया। एक बार फिर पवन आदेश कौशल का उपयोग करते हुए देव ने अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा एकत्र की और लैनी की ओर दौड़ा। उसके हाथ में मौजूद बैंगनी शाही तलवार ने लैनी की ओर प्रकाश की एक दर्जन किरणें फेंकी। लैनी की आंखें भय से भर गईं क्योंकि उसने देव के शरीर से निकलने वाली अत्यंत शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा को महसूस किया। वह अब तक अपनी आधी महत्वपूर्ण ऊर्जा पहले ही खर्च कर चुका था, इसलिए उसके पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी जो नोवल ड्रमर ऑग द्वारा प्रदान की गई थी। युवक से लड़ने की शक्ति बची हुई है। लैनी जानता था कि उसके पास अविश्वसनीय रूप से कुशल युवा साथी से बचने का कोई अवसर नहीं था, इसलिए उसे अपने दांत पीस कर आने वाले हमले का अपनी पूरी क्षमता से विरोध करना पड़ा। कई दौर की लड़ाई के बाद लैनी के शरीर से खून बहने लगा, साथ ही एक दिल दहला देने वाली कराह भी निकली। उसकी छाती के बाईं ओर एक लंबा घाव था और उसके घाव के नीचे की पसली अब दिखाई दे रही थी। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था, है न? देव ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा। अध्याय 198 कबीले के कालकोठरी की तलाश करें। अपनी बाईं छाती में दर्द महसूस करते हुए लैनी ने देव को घूर कर देखा। साथ ही उसे देव के साथ लड़ाई जारी रखने का पछतावा भी हुआ। चूंकि वह प्रांगण से परिचित था और उसका शारीरिक चाल कौशल लगभग देव के बराबर था, इसलिए वह संभवतः अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करने से पहले भागने में सफल हो सकता था। हालांकि वह देव को मारने के लिए इतना दृढ़ था कि वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। देव ने लैनी के चेहरे पर पछतावे के भाव को अनदेखा नहीं किया। तुम्हें पता है कि तुमने गलत निर्णय लिया है न, बूढ़े आदमी? खैर, अब इससे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें इसे अपने अगले जन्म में याद रखना चाहिए। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, देव ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने फिर से लैनी पर हमला किया। देव और लैनी ने कुछ देर तक लड़ाई की, इससे पहले कि देव की बैंगनी शाही तलवार ने लैनी की गर्दन काट दी। लैनी ने अपनी सारी जीवन शक्ति खर्च कर दी थी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसके मुंह से खून बहने लगा जब उसने देव को शुद्ध घृणा से देखा।
जैसे ही वह धीरे धीरे जमीन पर फिसला, उसके शरीर से जीवन शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई, जब तक कि उसका शरीर ठंडा नहीं हो गया। देव ने अपने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ अपनी बैंगनी शाही तलवार को म्यान में रख लिया। ये पहली बार था जब उसने पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के चरम पर एक साधक को हराया था। देव ने अपनी शक्ति का सही अनुमान लगाया था। अब उसने सोचा कि पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कम से कम कुछ साधकों को उसे हराने के लिए एक साथ आना होगा। देव जिस स्तर पर था, वह पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण के साधक के खिलाफ भी जा सकता था। देव, मिंडी ने पुकारा। लैनी के पराजित होने के कुछ क्षण बाद मिंडी वायलेट के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मिंडी अभी अभी उसके साथ लड़ने के बाद वायलेट के साथ दोस्ताना हो गई थी। हालांकि वह जानती थी कि वायलेट एक स्तर 3 राक्षसी लोमड़ी थी, लेकिन वह उसे एक अच्छी बहन मानती थी। देव मिंडी के हाथ में 4 खून से लथपथ सिर देखकर हैरान रह गई। देव, क्या तुमने वाकई लैनी को मार डाला? मिंडी ने देव से पूछा, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। लैनी के ठंडे शरीर को देखकर वह बहुत खुश हुई। अब जब लैनी मर चुकी थी तो वैली टाउन के लिए कबीले का पूरी तरह से सफाया हो सकता था। वायलेट ने देव को अपने चेहरे पर गर्व और उत्साह के साथ देखा। वह सिर्फ आधे साल पहले ही देव की दासी बनी थी। जब वह पहली बार देव से मिली थी तो वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक साधक था, जिसका मतलब था कि वह पृथ्वी क्षेत्र के साधकों की तुलना में चींटी जितना कमजोर था। अगर देव ने वायलेट पर अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उड़ान सुई से गुप्त रूप से हमला नहीं किया होता, जिसके परिणामस्वरूप वायलेट को उसकी अपनी आध्यात्मिक भावना से चोट पहुंची होती, तो देव के लिए वायलेट को वश में करना असंभव होता। हालांकि सिर्फ आधे साल में देव ने अपनी साधना के आधार को उस गति से सुधारने में कामयाबी हासिल कर ली थी जो उसकी कल्पना से परे थी। वह पहले ही पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को पार कर चुका था। इस बारे में सोचते हुए वायलेट अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। वह अपने गुरु का दिल से सम्मान और प्रशंसा करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि वह आध्यात्मिक अर्थों में बल और साधना आधार दोनों में उससे अधिक शक्तिशाली था। वायलेट जानती थी कि उसके पास अपने गुरु के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं है, न ही वह कभी ऐसा करना चाहेगी। उसका सेवक होने से उसे बहुत लाभ होने वाला था। आखिरकार मार्शल आर्ट क्षेत्र में इतने उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए देव के पास साधना आधार में बहुत क्षमता होनी चाहिए। देव का सेवक बनना शायद वायलेट के लिए सबसे भाग्यशाली बात थी। सी कंटेंट सर्वाधिकार कॉपीराइट नो वेल्थ डी ग्रामा ऑग द्वारा अनन्य। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। तुमने ली कबीले के सभी अन्य साधकों को मार डाला? देव ने पूछा। देव जानता था कि लैनी को छोड़कर सभी साधक ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के निम्न स्तर पर थे, लेकिन आंगन में उनमें से 100 से अधिक थे। हालांकि मिंडी और वायलेट दोनों ही पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थे, लेकिन इतने कम समय में सभी साधकों को मारना उनके लिए आसान नहीं होता। लेकिन अब उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वे ऐसा करने में सफल रहे हैं। ठीक है, हमने उनमें से 2/3 को मार डाला, लेकिन बाकी लड़ाई के दौरान भाग गए। ये सौभाग्य की बात थी कि मेरे पास वायलेट थी मेरे साथ। अगर मैंने उनसे अकेले लड़ने की कोशिश की होती तो मैं इतने कम समय में इसे संभाल नहीं पाती, मिंडी ने जवाब दिया। वायलेट हंसी और देव को आकर्षक ढंग से देखा। देव ने उसके बेहद आकर्षक चेहरे पर नजर डाली और फिर शर्माते हुए जल्दी से दूर हो गया। ये लोग कौन हैं? देव ने मिंडी के हाथों में सिरों की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह जानता था कि मिंडी के पास इन सिरों को इधर उधर ले जाने का कोई विशेष कारण होना चाहिए। ये लोग झांग कबीले के लिए काम करते थे। ये सफ़ेद चेहरे वाला हमारे कबीले के सभी सेवकों का मुखिया था। अन्य 3 हमारे रक्षक थे। वे ही हैं जिन्होंने हमारे कबीले को धोखा देने के लिए मोटी रिश्वत ली थी। उस रात उन्होंने ली कबीले के साधकों की मदद की और चुपके से झांग कबीले पर अंदर से हमला किया। वे एक प्रमुख कारण है कि ली कबीला झांग कबीले पर एक आश्चर्यजनक हमला करने में सक्षम था। इसलिए मैं उस रात मरने वाले हमारे कबीले के लोगों को सम्मानित करने के लिए उनके सिर वापस ले जा रहा हूं, ताकि वे अंततः स्वर्ग में आराम कर सकें। मैं लैनी का सिर भी ले जा रहा हूं, मिंडी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा। देव ने समझ में सिर हिलाया। मिंडी लैनी के शरीर के पास चली गई और उसका सिर काट दिया, फिर उसे अन्य सिरों के साथ अपने हाथ में ले लिया। अब जब मिंडी ने अपनी ड्रैगन स्त्री संविधान को जगाया था तो वह बर्फ की तरह सफ़ेद त्वचा, सुंदर चेहरा, पतला शरीर, पतली कमर और लंबी टांगों के साथ सुंदर लग रही थी। लेकिन अब इतनी खूबसूरत लड़की 6 खूनी सिर पकड़े हुए थी। चांदनी के नीचे वह एक राक्षस की तरह लग रही थी। मैंने अभी ली कबीले के लोगों में से एक से पूछताछ की और यह पता चला कि झांग कबीले का नेता अभी भी जीवित है। वह झांग कबीले के कुछ प्रमुख सदस्यों के साथ कहीं एक तहखाने में कैद है। लेकिन तहखाने का स्थान एक रहस्य है और एक ऐसी जगह पर छिपा हुआ है जिसके बारे में केवल ली कबीले के प्रमुख सदस्य ही जानते हैं। मैंने ली कबीले के किसी और व्यक्ति से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए मैं जल्दी में यहाँ आया था। मैं वास्तव में लैनी से इसके बारे में पूछना चाहता था।
लेकिन मैं बहुत देर हो चुकी थी, मिंडी ने उत्साह से समझाया। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके कबीले के एक से अधिक सदस्य अभी भी जीवित हैं। अगर यह सच है तो हम अब और देरी नहीं कर सकते। चलो अलग हो जाते हैं और कालकोठरी की तलाश करते हैं, देव ने जवाब दिया। वे तीनों आंगन में कालकोठरी की तलाश करने लगे। ली कबीले का विशाल आंगन खाली था क्योंकि हर कोई या तो भाग गया था या मारा गया था। उनका भाग जाना उचित था। आखिरकार वैली टाउन में किसी के लिए भी यह डरावना था। पृथ्वी क्षेत्र के स्तर पर 3 साधकों का सामना करना पड़ा। हालांकि ली कबीला वैली टाउन में सबसे मजबूत कबीला था, लेकिन उनके लिए एक ही समय में पृथ्वी क्षेत्र के स्तर पर 3 साधकों के खिलाफ लड़ना मुश्किल था। इसलिए लड़ाई की शुरुआत में ली कबीले के होशियार सदस्य आंगन से भाग गए थे। ली कबीले का भाग्य उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उनका जीवन था। बेशक दूसरों ने एक ही भावना साझा नहीं की थी। उन्होंने अपने कबीले को अपने जीवन से अधिक महत्व दिया था। दुर्भाग्य से अपने कबीले के प्रति अपनी हिम्मत और वफादारी के बावजूद वे पृथ्वी क्षेत्र के स्तर पर 3 साधकों को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। कबीले के सभी सदस्य जो रुके थे मारे गए थे। देव ने अपने शारीरिक आंदोलन कौशल का उपयोग किया और जल्दी से आंगन से भाग गया। फिर अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करते हुए उसने कालकोठरी के प्रवेश द्वार की तलाश की। थोड़ी देर बाद उसने पिछवाड़े में एक तालाब के बगल में एक फ्लैगस्टोन के नीचे कुछ असामान्य महसूस किया। वहां एक प्रवेश द्वार था। अध्याय 199 झांक कबीले का पुनर्निर्माण। एक भूमिगत सुरंग के प्रवेश द्वार का पता लगाने के बाद देव ने तुरंत मिंडी और वायलेट को वहां बुलाया। तीनों ने एक साथ सुरंग में प्रवेश किया। अंदर उन्होंने 10 से अधिक कोशिकाओं की खोज की। इन कोशिकाओं में मिंडी ने झांक कबीले के प्रमुख सदस्यों के साथ साथ कबीले के मुखिया को भी पाया। उनमें से 10 से अधिक वहां थे। सबसे रोमांचक हिस्सा यह था कि मिंडी ने अपने पिता को भी पाया, जिसका भाई नेता था और प्रमुख सदस्यों में से एक भी था। एलिक्सिर फाउंडेशन के ग्रंथ को खोजने के लिए ली कबीले ने झांक कबीले के अधिकांश प्रमुख सदस्यों को कैद कर लिया था और हर बार यातना सहित कठोर तरीकों का उपयोग करके उनसे पूछताछ की थी। मिंडी को यह भी पता चला कि हमले की रात ली कबीले ने उसकी मां को मार दिया था। ये सुनकर उसने अपने पिता को गले लगाया और रो पड़ी। अपने कबीले के सभी प्रमुख सदस्यों को बचाने के बाद मिंडी ने झांक कबीले के अन्य सदस्यों को इकट्ठा किया जिन्हें उसने छिपे रहने के लिए कहा था। इस तरह झांक कबीले के 30 से ज्यादा सदस्य अब ली कबीले के आंगन में एक साथ खड़े थे। पहले झांक कबीले में 400 से ज्यादा सदस्य थे। आपदा के बाद 40 से भी कम सदस्य बचे थे। ली कबीले के आंगन में चुपचाप खड़े होकर और ढेरों लाशों को देखते हुए झांक कबीले के सदस्यों के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। वे आपदा के प्रभाव से दुखी थे, लेकिन खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि वे बच गए। आंगन में माहौल गमगीन था, लेकिन उन्होंने अपने साथी कबीले के सदस्यों का बदला सफलतापूर्वक ले लिया था और ली कबीला बर्बाद हो चुका था। अब सबके मन में यह सवाल था कि भविष्य में अपने कबीले को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। सदस्य धीरे धीरे अपने नेता के पास गए, निराशा और आशा से भरी आंखों से उसे देखते रहे। सुनो सब लोग, हम आने वाले दिनों में अपने कबीले का पुनर्निर्माण करेंगे। झांक कबीला वैली टाउन में पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली होगा। हम इसे फिर से महान बनाएंगे। कबीले के मुखिया ने धीरे से घोषणा की। हालांकि उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन प्रत्येक सदस्य ने महसूस किया कि उनका उत्साह बढ़ रहा है और उनके शरीर में एक नया जोश भर रहा है। हमारे कबीले को फिर से महान बनाओ, हमारे कबीले को फिर से महान बनाओ। सभी ने एक साथ नारे लगाए, उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। फिर उन्हें ली कबीले का गुप्त कमरा मिला जहां लैनी ने खजाने छिपाए थे। उन्हें 1500 से ज्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल मिले। यह एक छोटे से शहर के इस कबीले के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भाग्य था। इतना ही नहीं, उन्हें घरों और जमीनों के बहुत सारे दस्तावेज भी मिले। उन्होंने उन्हें ध्यान से गिना और निष्कर्ष निकाला कि इन कामों में वैली टाउन की लगभग 2/3 संपत्तियां शामिल थीं। वास्तव में उनमें से कुछ कभी झांक कबीले के थे। उनके कबीले के नष्ट हो जाने के बाद उनकी संपत्तियां ली कबीले द्वारा हड़प ली गईं। लेकिन अब सब कुछ अपने असली मालिकों को वापस मिल गया था। देव, ये महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल ली कबीले के गुप्त कमरे में पाए गए थे। लगभग 1500 टुकड़े हैं। यह आप ही थे जिन्होंने हमारे शहीद भाइयों और बहनों का बदला लेने और ली कबीले को हराने में हमारी मदद की। इसलिए हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल आपके होने चाहिए, झांक कबीले के प्रमुख ज़ैचरी झांग ने देव से कहा। सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल देव के सामने रखे गए। देव की पहचान जानने के साथ साथ मिंडी से ली कबीले को हराने की विस्तृत प्रक्रिया जानने के बाद ज़ैचरी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि जो कुछ हुआ था उसमें सबसे बड़ा योगदान देव का था। यह शायद इतना जल्दी और सहज नहीं होता अगर देव सीधे सूर्य संप्रदाय में लौट जाता और मिंडी जुड़वां फूल प्राप्त करने के बाद खुद वापस आ जाती। मिंडी जानती थी कि वह लैनी को नहीं हरा सकती, भले ही वह भी पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को तोड़ चुकी हो।
देव अपने सामने ढेर सारे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल को देखकर दंग रह गया। श्री झांग, आपको मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप झांग कबीले का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं और आप करेंगे, बहुत सारे खजानों की जरूरत है। आपको ही ये महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल लेने चाहिए। देव ने जैचरी के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा। वह मिंडी की मदद करने के उद्देश्य से यहाँ आया था, इन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के लिए नहीं। इसके अलावा, जैसा कि उसने कहा, वह जानता था कि झांग कबीले को पैसे की बहुत जरूरत थी क्योंकि उन्होंने कबीले के पुनर्निर्माण का मन बना लिया था। झांग कबीले पर आपका बहुत बड़ा एहसान है क्योंकि आपने हमारी बहुत मदद की है। हम आपका ऋण नहीं चुका सकते, भले ही हम सभी अपने जीवन के बाकी समय आपकी सेवा करें। ये महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल आपके द्वारा हमारे लिए किए गए कामों की तुलना में कुछ भी नहीं है। कृपया इन्हें स्वीकार करें। ये हमारे लिए अपना आभार व्यक्त करने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा, हमने वैली टाउन मेली कबीले की सभी संपत्तियों का दावा किया है, जिसमें दुकानें, घर, जमीनें आदि शामिल हैं। हम उनसे अपने कबीले का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। मैं आपसे हमारा उपहार स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। हमें मना मत करो, जैकरी ने ईमानदारी से कहा। मिंडी भी आगे आए और देव से इसे स्वीकार करने की विनती की। आखिरकार, जैकरी और मिंडी की जिद के आगे झुकते हुए देव ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं इन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल में से आधे ले लूंगा। इसका मतलब है कि मैं आपका आभार स्वीकार करता हूं, देव ने कहा। ये सुनकर जैकरी के दिल में देव के लिए जो सम्मान था वह दोगुना हो गया और उसे देव के प्रति प्रस्ताव से सहमत होना पड़ा। देव एक सोने के दिल वाला आदमी था। उसके पास एक उच्च साधना आधार था और 1500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल से वह मोहित नहीं हुआ। देव, हमारी मिंडी भाग्यशाली है कि वह आपसे मिली। वह परिपूर्ण नहीं है, इसलिए जब तुम दोनों साथ हो तो तुम्हें उसे बर्दाश्त करना होगा, जैकरी ने अचानक देव से कहा, एक अर्थपूर्ण नज़र से। देव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जैकरी ने गलत समझा है। नेता ने सोचा कि वह और मिंडी अब एक रिश्ते में हैं। जैकरी के शब्दों ने मिंडी को शर्मा दिया। शर्मिंदगी में सुंदर ढंग से मुंह बनाते हुए उसने कहा, अंकल जैकरी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप इस तरह बात करते हैं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मिंडी, आप हमारे कबीले के मुखिया से इस तरह बात नहीं कर सकते। वह सही है, जब आप देव के साथ हों तो आप इतनी हठी नहीं हो सकती। समझी? मिंडी के पिता ने उसे डांटा। जाहिर है, उन्होंने भी सोचा कि मिंडी और देव प्रेमी थे। इसके अलावा, उन्हें देव जैसा दामाद पाकर खुशी हुई, जिसका उच्च साधना आधार और अच्छा व्यक्तित्व था। उनके दिमाग में ये एक आदर्श दामाद के गुण थे। अपने पिता की बातें सुनकर मिंडी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें झुका लीं और देव की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं आप सभी को ये सब नहीं समझा सकती, मिंडी ने सभी से कहा और बाहर निकल गई। मिंडी अंदर से नाराज और खुश दोनों थी। जैकरी ने इस घटना को देखकर ठहाका लगाया। देव, लड़कियां ऐसे ही व्यवहार करती हैं। वे हमेशा शर्मीली होती हैं। उसे दोष मत दो, जैकरी ने देव को समझाया। देव भी शर्मिंदा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झांग कबीला उसे मिंडी के लिए भावी दूल्हा मानेगा। वह अंदर ही अंदर हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि जैकरी ने इसके बारे में और बात नहीं की। ली हवेली में सभी खजाने इकट्ठा करके सभी उस हवेली में गए जहां कभी झांग कबीला रहता था। ये खंडहर हो चुका था और हर जगह घास फूस हो गए थे। यह अभी भी उजाड़ था और एक परित्यक्त रूप में दिखाई दे रहा था। जैकरी ने अपने कबीले के कुछ सदस्यों को शहर के पास के सभी कारीगरों को आमंत्रित करने के लिए भेजा। उसी समय उसने बहुत सारी निर्माण सामग्री खरीदी। उन्होंने एक एक करके अपने घरों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करना शुरू कर दिया। जैकरी के अनुमान के अनुसार हवेली का निर्माण पूरा करने के लिए उन्हें लगभग 200,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल की लागत आएगी। उनके पास 700,000 से अधिक थे, जो पर्याप्त से अधिक थे। इन संसाधनों का उपयोग करके उनके लिए काम करना आसान था। झांग कबीले के सदस्य बहुत मेहनती थे, यही वजह थी कि वे वैली टाउन में इतने बड़े कबीले में विकसित हो गए थे। श्रमिकों ने झांग कबीले के घर का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया और प्रगति तेज थी। जिस गति से काम चल रहा था, उसे देखते हुए देव को लगा कि नया घर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि देव और मिंडी के लिए करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मिंडी के आग्रह पर एक अतिरिक्त दिन के लिए वैली टाउन में रहने का फैसला किया। जब निर्माण चल रहा था तो एक आकृति जैकरी के पास दौड़ती हुई आई। सर, बुरी खबर है। ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस से डाकुओं का एक बड़ा गिरोह वैली टाउन की ओर आ रहा है। डाकुओं का सरदार खुद गिरोह का नेतृत्व कर रहा है। उन्हें लगता है कि ली कबीले का विनाश हो चुका है और वे उनका बदला लेने आ रहे हैं, युवक ने जैचरी को बताया। वह झांग कबीले का सदस्य था, जिसकी त्वचा काली और आंखें तीखी थीं। जैचरी ने उसे वैली टाउन के पास नजर रखने के लिए भेजा था क्योंकि ली कबीले के कई सदस्य भाग गए थे, हालांकि उन्होंने लैनी ली को मार दिया था।
बचे हुए सदस्य झांग कबीले के लिए संभावित खतरा थे, इसलिए जैचरी सतर्क रहना चाहता था। नोवेल ड्रामा। ऑग इसका मालिक है क्या? ब्लैक माउंटेन किले के लुटेरे वेली कबीले के सदस्यों की मौत का बदला क्यों लेना चाहते हैं? जैकरी हैरान था। क्या ब्लैक माउंटेन किले और ली कबीले के बीच कोई गुप्त संबंध था? मिंडी और देव ने स्थिति का मूल्यांकन किया। ब्लैक माउंटेन किले के इन लुटेरों की ताकत क्या है? देव ने पूछा। मैंने मिलर नाम के लुटेरों के मुखिया के बारे में सुना है, जो अर्थ रियल में एक कल्टीवेटर था। लुटेरों की एक टीम उसका पीछा करती है। वे हमेशा गांवों के पास लूटपाट करते हैं और उनमें से प्रत्येक बेहद क्रूर है और यहाँ तक कि हत्या का भी आनंद लेता है। एक बार जब वे गांव लूट लेते हैं तो सभी महिलाओं और शिशुओं को भी मार दिया जाता है, जैकरी ने समझाया। जैकरी के शब्दों को सुनकर देव ने अपनी भौहें उठाईं और बुदबुदाया। अच्छा, अर्थ रियल में और भी कल्टीवेटर हैं। ठीक है, मैं इस बार इन गैंगस्टरों से लड़ूंगा। अध्याय 200 ब्लैक माउंटेन किले से डाकू भाग। एक वैली टाउन से लगभग 1 मील दूर पहाड़ी सड़क पर डाकुओं का एक बड़ा गिरोह तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था। उनमें से हर एक खूंखार दिख रहा था और गिरोह का नेतृत्व ब्लैक माउंटेन किले के मुख्य डाकू मिलर कर रहा था। वह लाल घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। बहुत कम लोग जानते थे कि ली मिलर का पारिवारिक नाम था। ली कबीले का नेता लैनी उसका भाई था और ब्लैक माउंटेन किले के डाकू वास्तव में ली कबीले की गुप्त लड़ाकू सेना थे। दोनों भाई एक जैसे थे क्योंकि दोनों ही जीविका के लिए गंदा काम करते थे। एक को लोग व्यवसाय के रूप में जानते थे, दूसरा अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था। जब मिलर को ली कबीले के साथ क्या हो रहा था इसकी भनक लगी तो उसने तुरंत अपने भाई का समर्थन करने के लिए वैली टाउन जाने की तैयारी की। लेकिन अपने किले को छोड़ने से पहले ही उसके जासूसों ने बताया कि ली कबीले के सभी प्रमुख सदस्य मारे गए हैं, जिनमें नेता लैनी भी शामिल है। मिलर गुस्से में था, उसका गुस्सा बेहिसाब था। उसने जल्द ही ब्लैक माउंटेन किले में सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा और बैंड तुरंत अपने भाई का बदला लेने के लिए वैली टाउन के लिए रवाना हो गया। मिलर के साथ बहुत सारे डाकू थे जिनके हाथों में सभी तरह के हथियार थे। जल्दी करो, सबसे तेज गति से आगे बढ़ो। एक बार जब हम वैली टाउन पहुंच जाते हैं तो हम झांग कबीले के सभी लोगों को मार देंगे। कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मिलर की आवाज़ में रोष था। उसने डाकुओं के समूह को तेज गति से चलने और ज्यादा कत्लेआम करने के लिए प्रेरित किया। थके हुए डाकुओं ने मिलर के गुस्से को महसूस किया और तेजी से आगे बढ़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे पहले से ही पूरे दिन भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां से वैली टाउन की पहली झलक दूर से ही देखी जा सकती थी। मिलर को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। नोवेल ड्रामा। ऑग इसका मालिक है। हम जल्द ही वैली टाउन पहुंच जाएंगे, उसने आवाज़ लगाई। हम में से हर एक को अपना हौसला बढ़ाना चाहिए। मिलर की बात अजीब आवाज़ों से बाधित हुई। शूप शूप शूप। इससे पहले कि डाकू अपने सदमे से उबर पाते, सड़क के किनारे जंगल से उन पर दर्जनों तीर बरसने लगे। तीरों से छेदे हुए शव जमीन पर इधर उधर गिर रहे थे। जल्द ही हवा खून की गंध से भर गई। सावधान, यह एक घात है। अचानक हुए हमले से चीखें हवा में गूंज उठीं। मिलर का चेहरा पीला पड़ गया। क्या झांग कबीले को हमारे यहाँ आने के बारे में पता था? क्या वे हमारे आने के लिए तैयार थे? मिलर ने खुद से सवाल किया क्योंकि उसकी आंखें नरसंहार को देख रही थीं। ब्लैक माउंटेन किले से आए डाकू, मेरे स्वागत के बारे में तुम क्या सोचते हो? एक आवाज़ सुनाई दी। जंगल से कुछ आकृतियां उभरी और समूह की ओर बढ़ीं। धनुषधारी लोगों के छोटे समूह का नेतृत्व एक युवक और एक युवती कर रहे थे। देव और मिंडी जैचरी द्वारा भेजे गए झांग कबीले के सदस्यों के आगे चले गए। देव और मिंडी ने उसे बताया था कि वे इसे संभाल सकते हैं। लेकिन जैचरी के अनुसार मिंडी उच्चतम स्तर की साधक थी और वह कबीले को किंवदंती में विकसित करने में मदद कर सकती थी। यही कारण था कि उसने सुरक्षा के लिए उसके साथ और लोगों को भेजा था। मिलर की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। आप जानते थे कि हम ब्लैक माउंटेन किले से हैं और फिर भी आपने हम पर घात लगाया। क्या आप झांग कबीले से हैं? उसने बिना किसी प्रस्तावना के पूछा। आप सही कह रहे हैं। ब्लैक माउंटेन किले और ली कबीले के बीच क्या संबंध है? मिंडी ने गुस्से में कहा। उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह जारी रहा, इस बार अपने लोगों से बात कर रहा था। देखो झांग कबीला कितना बहादुर है। हमें रोकने के लिए सिर्फ 1 दर्जन लोग भेजे गए हैं। आज कोई बात नहीं की जाएगी। झांग कबीले के हर एक व्यक्ति को मरना होगा। मारने के लिए लड़ो। मैं फिर से कहता हूँ, मारने के लिए लड़ो। ओह, लेकिन उस महिला की जान बख्श दो। हमारे जीतने के बाद तुम उसके साथ मौज मस्ती कर सकते हो। मिलर ने मिंडी को घूरते हुए उसे वासना से भरी नजरों से देखा। हम तुम्हें पहले उसे ले जाने देंगे। दूसरे लुटेरे दुष्ट खुशी में चिल्लाए। मिलर के अनुयायी वासना से मदहोश लग रहे थे। वादा किए गए लूट पर उनका उत्साह उन्हें लंबे मार्च की थकावट से तरोताज़ा कर रहा था। मिंडी गुस्से में थी। तुम खूनी गुंडे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी।
तुम मरने से पहले एक बोल्ड चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हो, देव ने शांतिपूर्वक डाकुओं से कहा। उसके खिलाफ खड़े 200 से ज्यादा लुटेरों की मौजूदगी ने देव के धैर्य को प्रभावित नहीं किया। घमंड करने का कोई मतलब नहीं है, चलो उसे दिखाते हैं कि कैसे लड़ना है और उसे मारना है। मिलर के शब्दों पर लुटेरे आगे बढ़ने लगे, देव और उसके समूह पर हमला करने लगे। मिंडी, वायलट, अभी उनसे निपटो, मुझे तैयार होने के लिए थोड़ा समय चाहिए, देव ने फुसफुसाया। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, एक हरा कोहरा दिखाई दिया और उसमें से वायलट उभरी। मिंडी ने सिर हिलाया और झांक कबीले के दूसरे सदस्यों की ओर मुड़ी। अगर तुम हमारे या अपने लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ और सुरक्षित रहो। ये कहते हुए वह तीर की तरह तेजी से घूमी। कुछ क्षण बाद जब बवंडर रुका तो उसकी तलवार चमक रही थी और उसके सबसे नज़दीक 2 लुटेरे अब सिरहीन थे। वायलट धीरे से हंसी। एक काली लोमड़ी का पंजा उसके सामने प्रकट हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति थी। और इससे पहले कि कोई इसे समझ पाता, उसने डाकुओं पर हमला कर दिया, बिजली की तरह तेज। कुछ डाकू जमीन पर गिर पड़े, उनके मुंह से खून के झाग निकल रहे थे। कोई कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वे मर चुके थे। झांक कबीले के दूसरे सदस्य वहीं खड़े थे, स्तब्ध, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मिंडी सही कह रही है, तुम्हें पीछे हटना होगा। अगर तुम लड़ाई में शामिल होगे तो उसे, तुम लोगों की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। तुम बस यही करोगे कि उसे परेशानी में डाल दोगे, वायलट ने उनसे कहा। शर्मिंदा होकर सदस्य युद्ध के मैदान से दूर चले गए। एक डाकू अपने हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू लहराते हुए देव की ओर बढ़ा। उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति को देखते हुए वह शायद ऊर्जा एकत्र करने वाले क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और चाकू को छूने से पहले ही उस आदमी की छाती पर मुक्का मारा। चाकू उस आदमी के हाथ से गिर गया और वह पीछे की ओर धकेला गया, तुरंत मर गया।